स्टार्ट। अब जबकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में संसद के पहले पूर्ण सत्र की तैयारी कर रहे हैं, वे इस बात को लेकर राहत की सांस ले रहे होंगे कि 2 दशकों से जो 3 नुकीले सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे, उनकी धार खत्म हो चुकी है। पहला सवाल यह था कि क्या भाजपा कांग्रेस को गंभीरता से ले रही है। दूसरा सवाल कि क्या वह राहुल गांधी को गंभीरता से ले रही है। और तीसरा यह था कि क्या कांग्रेस में जान फूंकी जा सकती है। इन तीनों सवालों के जवाब 4 जून को मतगणना वाले दिन में दोपहर के बाद मिल गए थे। अब भाजपा को न केवल कांग्रेस और राहुल को गंभीरता से लेना पड़ रहा है, बल्कि राहुल की पार्टी को 2029 में सत्ता में पहुंचने का यथार्थपरक रास्ता भी दिखने लगा है। उसमें फिर से जान आ गई है। यह आप संसद के मानसून सत्र में देख सकते हैं। इस सत्र में केंद्रीय बजट भी तड़के का काम करेगा। जब विपक्ष निराशाजनक अल्पमत में था, तब सत्ता पक्ष उसे अपने संख्या बल के बूते चुप करा देता था और ऊपर से सदन का अध्यक्ष भी उसे दबा देता था। तब बैठक स्थगित कराना या वॉकआउट करना ही विपक्ष के लिए उपाय बचता था। लेकिन अब वह डटा रहेगा। कांग्रेस अगर इस बार मजबूत होकर नहीं उभरती तो क्या वह इतने जोश में होती। कोई भी विपक्षी गठबंधन तब तक विश्वसनीय नहीं हो सकता जब तक उसका मूल आधार मजबूत ना हो। कांग्रेस अब तक इस अपेक्षा को पूरा नहीं कर रही थी, मगर अब स्थिति बदल गई है। जब मैं यह कॉलम लिख रहा था, तब टीवी के पर्दे पर दिखाया जा रहा था कि भाजपा अध्यक्ष पद पर अपने कार्यकाल का विस्तार पाने वाले जेपी नड्डा उड़ीसा में किसी सभा में भाषण देते हुए मुख्यतः कांग्रेस और गांधी परिवार और खासकर उस परिवार के भाई बहन पर ही निशाना साध रहे थे। वे उन्हें पढ़े लिखे अनपढ़ घोषित कर रहे थे। तब भी उस राज्य में जाकर जहां कांग्रेस फिलहाल किसी गिनती में नहीं है, यह उन 3 में से पहले 2 सवालों का साफ जवाब उपलब्ध करा देता है, जिन्हें ऊपर हमने उठाया है। कांग्रेस और गांधी परिवार के 3 लोग भाजपा के लिए महत्व रखते हैं। तीसरे सवाल का जवाब खुद राहुल की ओर से ही आना चाहिए। वे 2004 से सांसद हैं और उन्होंने अपनी एक
ऐसी राजनीतिक छवि बनाई है जिससे उन्हें मुक्त होना पड़ेगा। यह छवि उनकी दागों और भागो मार्का राजनीति की वजह से बनी है। इसके लिए सोशल मीडिया को दोष मत दीजिए। सार्वजनिक जीवन में अपनी अच्छी या बुरी शोहरत बनाने के लिए 2 दशक काफ़ी होते हैं। 2024 के चुनावों तक राहुल की छवि डगमग प्रतिबद्धता वाले नेता की थी। इन चुनावों में सफलता के बाद वे अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो न केवल इस छवि को बदल सकेंगे बल्कि इस सबसे अहम सवाल का जवाब भी उपलब्ध करा पाएंगे कि क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले तक राहुल को सिर्फ 2.5 बड़ी सफलताएं मिली थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 21 सीटें जीतकर उन्होंने अपनी पार्टी में लहर पैदा कर दी थी। उस समय लगभग सारे विजेता उम्मीदवार वे थे जिनका चयन उन्होंने किया था। उनमें से कई तो यूथ कांग्रेस के थे जिसकी कमान उस समय राहुल के हाथ में थी। दूसरी सफलता 2018 की सर्दियों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में मिली थी और आधी सफलता 2017 में गुजरात के चुनाव में मिली, जिसमें उन्होंने भाजपा को कांटे की टक्कर दी थी। विद्रोही युवा जातीय नेता के मेल से खड़े किए उस चुनाव अभियान ने भाजपा को संकट में डाल दिया था। राज्य को अपनी झोली में बनाए रखने के लिए मोदी को भारी चुनाव अभियान चलाना पड़ा था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन सफलताओं को आधार बनाकर आगे और मजबूती हासिल करने की कोशिश राहुल ने नहीं की। 2009 के बाद वे अपनी पार्टी में ही असंतुष्ट नेता की भूमिका में दिखे। सजा याफ्ता नेताओं को लेकर अपनी ही सरकार के अध्यादेश की प्रति को वे फाड़ते नजर आए। हालांकि बाद में कई बार वे इस पर खेद जाहिर कर चुके हैं। दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद गठबंधन बनाने या अपनी पार्टी को मजबूत बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया। राहुल कटे-कटे नजर आए, जैसे कि 2017 के गुजरात चुनाव के बाद भी नजर आए थे। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी वापसी को लेकर उनके समर्थक आशंकित हैं कि वे फिर उदासीन हो जाएंगे। दागो और भागो इस बार अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वे सक्रिय हैं और सार्वजनिक बहसों में शामिल हो रहे हैं। यह अहम बदलाव का संकेत देता है। तो क्या उन्होंने अपनी इस सोच को बदल दिया है कि सत्ता एक जहर है? स्टॉप।